हेलो माय डियर स्टूडेंट। आपका जो चल रहा था न्यूक्लियस फिजिक्स का यानी कि चैप्टर नंबर 13 12 क्लास का जो फिजिक्स का था उसमें लगभग 3 लेक्चर हो चुका है। ये आपका चौथा लेक्चर है। तो उसमें हम लोग आप लोग बता चुके थे कि वो रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ से कौन कौन सा पार्टिकल्स निकलता है, अल्फा बीटा गामा। और अल्फा बीटा गामा निकलते दौरान वो नाभिक क्या होती है, क्षय होती है, नाभिक का लॉस होता है। तो जो नाभिक का लॉस होता है आज हम लोग वही चीज को पढ़ेंगे आगे का। जो नाभिक का क्षय होने का जो नियम है, मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ का या रेडियो एक्टिव का जो क्षय होने का नियम है वो क्या होगा, और कोई भी न्यूक्लियस या नाभिक का जो हाफ लाइफ होगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ के जो न्यूक्लियस होगा उसका जो हाफ लाइफ होगा, इनका अर्ध आयु होगा, उस अर्ध आयु का व्यंजक क्या होगा, इस लेक्चर में आज हम लोग प्रूफ करेंगे। ये दोनों भी क्वेश्चन है और ये थोड़ा मैथमेटिकल है क्योंकि इसमें लॉग वगैरह इंटीग्रेशन वगैरह आएगा। तो चलो हम लोग इस चीज को हम लोग समझते हैं। पहले ये चीज समझते हैं कि नाभिक के विखंडन के दौरान जो नाभिक में लॉस होती है यानी अल्फा बीटा गामा जब निकलती है उसके दौरान जब लॉस होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। जैसे मान के चलिए शुरू में अगर कोई अगर मेरे पास ऑलरेडी कोई नाभिक एन है या एन नोट है, ठीक है, तो एन नोट अगर है तो ये नाभिक शुरू में इतना है, अगर उसको स्वतः से रख देंगे तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ नाभिक यहाँ से अल्फा बीटा पार्टिकल्स निकल के कुछ ना कुछ नाभिक यहाँ से क्या जाएगा, लॉस हो जाएगा, निकल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं नाभिक के आपका लॉस होने का नियम, ठीक है। तो उसका जो जिस नियम से होगा उस नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो नाभिक का लॉस होने का नियम क्या कहता है, उसमें जो रेट होगा, मतलब शुरू में जितना नाभिक था एन नोट, ठीक है, अब कुछ दिन के बाद लॉस हो गया, उसके पास नाभिक बच गया एन, नाभिक बच गया एन, तो इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक में नाभिक की संख्या, और इसको हम बोलेंगे बचे हुए नाभिक की संख्या, बचे हुए नाभिक की संख्या, ठीक है। तो इनका जो रेट की बात करेंगे, रेट, अब रेट क्या होता है, नाभिक के क्षय होने का दर, रेट जो क्या होता है समझते हैं, dn अपॉन dt, dn अपॉन dt, इसी को हम लोग रेट बोलते हैं, ठीक है। और एक दूसरे के क्या होता है, ये दोनों समानुपाती होता है, मतलब नाभिक के क्षय होने का दर और बचे हुए नाभिक का क्या होगा, एक दूसरे के साथ समानुपाती होगा, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसी चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। तो पहले ये समझते हैं कि प्रारंभ में नाभिक की संख्या कितना है। अच्छा, नाभिक का जब भी रेडियो पदार्थ की बात करें तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि उसमें कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है, होता है, ठीक है। तो जैसे मेरे पास मान लीजिए 100 नाभिक है या 64 नाभिक है, मान लेता हूँ 64 न्यूक्लियस है, ठीक है। अब हर दिन हम जो है दो न्यूक्लियस को क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे, मारेंगे। तो पहला दिन मेरे पास कितना बचेगा, 64, उसका दूसरा दिन क्या बचेगा, 64 में 2 घटा देंगे 62, ठीक है। फिर अगला दिन क्या बचेगा, फिर 2 घट जाएगा 60। हर दिन दो करके जो मार देंगे, ठीक है, तो जो नष्ट कर देंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं नाभिक का क्षय होने का दर, नाभिक का नष्ट होने का, लॉस होने का वो रेट है, ठीक है। और जो मेरे पास फाइनली नाभिक बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे बचे हुए नाभिक, ठीक है, बचे हुए नाभिक, या उसको अविघटित नाभिक बोलते हैं उसको, ठीक है। तो हम लोग शुरू में 64 नाभिक था, तो प्रारंभिक नाभिक हमने दिन ब दिन कितना करके नष्ट किए, 2 करके, ठीक है। तो हमारा क्या नष्ट करने का यानी कि उसको नाभिक का विखंडन करने का वो दर हो गया, पर डे आएंगे 2 को मार देंगे, पर डे आएंगे 2 को मार देंगे। और जो बचेगा, चाहे 60 बचे या 58 बचे या 54 बचे, जो बचेगा उसको हम लोग बोलते हैं अविघटित नाभिक या बचे हुए नाभिक। तो आई होप ये बात समझ में आया होगा आपको, जो विघटित नाभिक क्या होता है और अविघटित नाभिक क्या होता है, ठीक है, और नाभिक का क्षय होने का दर क्या होता है। तो उसी नियम को हम लोग अच्छी तरह से क्या करेंगे, समझेंगे। तो चलिए इस नियम को हम लोग समझते हैं। ये क्या कहता है, क्वेश्चन पहले ये कहता है कि रेडियोएक्टिव क्षयता या क्षय का नियम को लिखे, मतलब रेडियोएक्टिव क्षयता के नियम को लिखे तथा सूत्र प्राप्त करें। इसका कुछ क्या होगा, व्यंजक होगा, सूत्र होगा, लॉग बुला के क्या करना होगा, सूत्र प्राप्त करना होगा, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार क्या कह रहा है कि इस नियम के अनुसार रेडियोएक्टिव पदार्थ के नाभिक का क्षय होने का दर का यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ, नाभिक के क्षय होने का दर माइनस dN/dt तथा अविघटित नाभिकों की संख्या n का सीधा समानुपाती होता है, n का क्या है, डायरेक्टली सीधा समानुपाती होता है। ये अविघटित नाभिक की संख्या की बात करें तो जो बचे हुए नाभिक है, समझ रहे, मेरे पास शुरू में अगर 8 नाभिक है या 16 नाभिक है, मैं पर डे आऊंगा 2 करके मार दूंगा,
या 4 करके मार दूंगा तो कितना, जैसे शुरू में मेरा 16 नाभिक है, मैंने एक दिन आया 4 को मार दिया, कितना बचेगा 12। तो 12 जो नाभिक हो उसको बोलेंगे अविघटित नाभिक या बचे हुए नाभिक। और मेरा जब डेट करने का जो रेट है, मतलब नाभिक को नष्ट करने का जो रेट है, वो पर डे आएंगे और 4 करके मार देंगे, तो वही 4 जो है ना dn/dt है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली बचे हुए नाभिक और नाभिक के क्षय होने का दर का डायरेक्टली समानुपाती होता। अब ये माइनस क्यों लेते हैं, माइनस इसलिए होता है कि उसमें नाभिक में लॉस होता है, लॉस घट जाता है, नाभिक बढ़ता नहीं है, घट जाता है, जिसके कारण वो माइनस लेते हैं। ठीक है, तो dn/dt यहाँ से एक इसका जो परिभाषा होता है नाभिक का क्षय होने का, ये होता है। उसका नियम के अनुसार क्या ज्ञात करना होगा, इसका फॉर्मूला ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो आपको आई समझ में आ गया होगा कि बचे हुए नाभिक और उसके नाभिक के क्षय होने का दर का डायरेक्टली क्या समानुपाती होता है और नेगेटिव के बराबर होता है। तो dn/dt के क्षय होने का दर और आपका यान क्या हो गया, अविघटित या बचे हुए नाभिक की संख्या। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे समझते हैं कि फॉर्मूला के लिए इसके हम लोग क्या करेंगे। अब फॉर्मूला के लिए हम देखते हैं, अगर फॉर्मूला का देखते हैं अगर, ठीक है, तो हमको मान लेना पड़ेगा शुरू में जो नाभिक था, प्रारंभिक में इनिशियल पॉइंट में, इनिशियल टाइम में जो न्यूक्लियस मेरे पास था उसको मान लेंगे। तो माना कि प्रारंभिक में नाभिक की संख्या क्या हो जाएगा, n0 इसलिए लगा O। ठीक है, तथा dt समय में क्षय होने के बाद, dt समय में नाभिक का क्षय यानी कि लॉस होने के बाद बचे नाभिक की संख्या n है, बचे नाभिक की संख्या n है। तो नाभिक के क्षय होने के जो आपका नियम के अनुसार -dn/dt हो जाएगा। इस समानुपाती को जब हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, बराबर आ गया। ये समानुपाती जैसे हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बराबर होगा, और इधर क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, नाभिक के क्षय होने का कांस्टेंट, डायरेक्टली कांस्टेंट लिखा हुआ, लेकिन एक्चुअल में लिखना होगा नाभिक के क्षय होने का कांस्टेंट है। ठीक है, और ये आपका नाभिक का क्षय होने का कांस्टेंट है। ठीक है, तो जैसे हम लोग ये वाला क्या नाभिक के क्षय होने का जो नियम है वहां से लिखा है, अब जैसे इस समानुपाती को बराबर बदलेंगे तो इधर क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, और ये आपका ये हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज क्या करते हैं, इस n को यहाँ लेकर आते हैं और dt को वहां भेजते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बन रहा है, dn/n। तो हम लोग कहीं इंटीग्रेशन में कहीं पढ़े थे dx/x। ठीक है, तो dx/x का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, dx/x का इंटीग्रेशन क्या है इसका, log x, क्या आता है आपका log x। ठीक है, dx/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करूँ, यहाँ इंटीग्रेशन करूँ तो इधर क्या आ जाए आपका log x, और इंटीग्रेशन के दौरान यहाँ पे इंटीग्रेशन करेगा तो इंटीग्रेशन के दौरान हम क्या लेंगे, इनिशियल, मतलब ये यहाँ पे लिमिट लेना पड़ेगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो शुरू में कितना नाभिक था n0, और कितना नाभिक बचा n, तो ये शुरू में इतना नाभिक था और बचा इतना, ये आपका हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक क्या नाभिक का लॉस होने का रेट करते हैं। इधर भी क्या करना होगा, हमको इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 0 से लेकर कहाँ तक, मान ले t तक। तो जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो व्यंजक निकलेगा वो आपका व्यंजक जो होगा न्यूक्लियस का जो क्षय होने का दर के बाद जो व्यंजक मिलेगा, सूत्र मिलेगा, वो आपका सूत्र आपका हो जाएगा। चलो हम लोग आगे इसको देखते हैं। अब इस दोनों में बोथ ऑन साइड टैकिंग इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे n0, यहाँ पे n0 के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब न्यूक्लियस जो क्षय हुआ है कहां से कहां तक, न्यूक्लियस जो क्षय हुआ है कहां से कहां तक, n0 से लेके n तक। अच्छा, dn/n क्या देगा, log n। ठीक है, ये आपका बन जाएगा अपर लिमिट, आपका लोअर लिमिट। अब ये वाला माइनस को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया था, माइनस को क्या कर दिया, उधर ट्रांसफर कर दिया था। अब यहाँ से जैसे इसको बाहर करेंगे, ठीक है, तो ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा माइनस के साथ। अच्छा, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे dx का क्या होता है x, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, है ना। अब dt का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका t, तो यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन t। अगर मैं लिमिट पुट करूं, ठीक है, तो क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और हम लोग 12 क्लास में या 11 क्लास में कहीं भी इंटीग्रेशन जब पढ़ रहे थे उसके दौरान हम लोग लॉग का एक फॉर्मूला पढ़े थे, log m/n। log m/n का फॉर्मूला था log m-n, log m-n। ठीक है, तो बताइए कभी कभी log m-n है तो ऐसे लिख सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ देखो log n माइनस log n0। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log n/n0, log n/n0। इधर क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की है, तो फाइनल मेरे पास log वाला ये यहाँ से यहाँ तक आया है। ठीक है, तो ये जो चीज मेरे पास आया है, ठीक है, ये क्या है, log के फॉर्म में। ठीक है, आपका नाभिक के क्षय होने का दर का एक व्यंजक है, log के फॉर्म में नाभिक के क्षय होने के दर का एक व्यंजक है। कभी कभी इस फॉर्म में पूछ सकता है, तब वहां भी मैं आंसर में देख सकते हैं या मैच करवा सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं
जो लॉग क्या था, लॉग n बाई एन नोट, लॉग n बाई एन नोट बराबर माइनस लेमडा इंटू टी, ठीक है, माइनस लेमडा इंटू टी। अब बात करें अगर हम लोग, ये जो लॉग होगा, हम जब इंटीग्रेशन के दौरान जब हमें लॉग प्राप्त होता है, लॉग भी दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल लॉग, एक होता है आपका न्यूमेरिकल लॉग। तो ये नेचुरल लॉग जो होता है उनका जो व्यास होता है, उनका जो व्यास होता है वो उसका आधार जो होता है कितना ई होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। और जो न्यूमेरिकल लॉग होता है वो उसका व्यास 10 होता है। तो यहाँ पे जो लॉग है ये आपका नेचुरल लॉग है, इंटीग्रेशन के दौरान जो लॉग प्राप्त होता है वो नेचुरल लॉग होता है, ठीक है। तो हम लोग जैसे क्या करेंगे, इस लॉग को हटाएंगे, इस लॉग को हटाएंगे तो ऐसा मिलेगा, इस लॉग को हटाएंगे तो कैसे मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो और इधर हो जाएगा, तब इसको सॉल्व करने के बाद ये जो फॉर्मूला मिलेगा, यही तो आपको जो बचा हुआ है नाभिक, बचा हुआ नाभिक और मतलब अभिघटित नाभिक और प्रारंभिक नाभिक के बीच का एक रिलेशन है, संबंध है, ये पूछता भी एग्जाम में। तो सवाल ये कि ये कैसे आया, हम लोग आपको सिखाए थे कहीं ना कहीं, देखेंगे, ठीक है, 11th क्लास में या 12th में, कहीं ना कहीं लॉग जब चैप्टर पढ़ाए तो वहां दिखाए थे। यहाँ से लॉग कैसे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर लॉग लेते थे हम लोग, तो यहाँ पे लेते थे लॉग, ठीक है, इस फंक्शन का व्यास क्या है 2 और ये वाला हो जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा आपका x। ऐसे हम लोग क्या करते थे, लॉग लेते थे, ठीक है, ऐसे हम लोग क्या लेते थे, लॉग लेते थे। तो इसी को अगर हम लोग क्या लॉग को और हटा देंगे, आप यहाँ पे लॉग ले लिए, तो इस लॉग को अगर हम लोग हटाते हैं, इस लॉग को हटाते हैं तो आपका जो है ना इसी फॉर्म में आ जाएगा। ये जो व्यास है, व्यास पे जो आपका वैल्यू है वो आपका पावर चढ़ जाएगा और यहाँ पे जो है आपका लॉग का जो फंक्शन के साथ है उसको यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग हटा देंगे तो ई पे पावर कौन चढ़ जाएगा, इतना चढ़ जाएगा, ये पर कौन चढ़ जाएगा आपका, इतना चढ़ जाएगा, ये उधर पीछे आ जाएगा, ठीक है, ये पीछे आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस राइटिंग हो चुका है, यहाँ देखिएगा, ये इसको काट देना, ठीक है, इसको नहीं उतरना, यहाँ से उतर लेना है, ठीक है। यही आपका क्या हो जाता है, आपका संबंध हो गया। जब लॉग को हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, तो इस तरह का फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ई क्या आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लेमडा क्या आपका क्षय नियतांक, ठीक है, और प्रारंभिक में नाभिक की संख्या एन नोट क्या है आपका, प्रारंभिक में नाभिक की संख्या, और यान क्या आपका अविघटित नाभिक की संख्या, अविघटित नाभिक की संख्या, ठीक है, मतलब बचे हुए नाभिक की संख्या। तो ये आपका क्या है, आपका जो है नाभिक के क्षय होने का जो दर है, ठीक है, दर के साथ जो आपका बचे हुए नाभिक और आपका अविघटित नाभिक के बीच में एक क्या एक संबंध है, जिसे हम लोग इंटीग्रेशन के जरिए से और नाभिक के क्षय होने का जो परिभाषा है उसके आधार पर इसको क्या किया हम लोग ज्ञात किए। तो ये आपका कभी कभी 2 नंबर में पूछ सकता है एग्जाम में, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो बहुत भी है, जिसका नाम है, ठीक है, किसी नाभिक का हाफ लाइफ, क्या होता है हाफ लाइफ, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे अभी समझेंगे। चलिए अब हम समझ रहे हैं कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ का हाफ लाइफ। क्वेश्चन क्या लिखा, रेडियोएक्टिव पदार्थ के अर्ध आयु, ठीक है, हाफ लाइफ का व्यंजक प्राप्त करें। तो सबसे ये समझते हैं कि रेडियोएक्टिव पदार्थ का हाफ लाइफ होता क्या है, रेडियोएक्टिव पदार्थ का हाफ लाइफ क्या होता है उसको पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग उनका अर्धवायु का व्यंजक को प्राप्त करेंगे जो आएगा, ठीक है। तो मेरे पास अगर मान के चलिए 50 या 100 न्यूक्लियस है, कितना न्यूक्लियस है, 100 न्यूक्लियस है, नाभिक है, या 200 न्यूक्लियस है, मान लेता हूं मेरे पास 200 अगर नाभिक है, तो उस नाभिक को हम एक दर से नष्ट करेंगे, क्षय करेंगे, ठीक है, और जो दर होगा उसको हम लोग नाभिक के क्षय होने का दर बोलेंगे। और उस नाभिक को आधा होने में, मतलब 200 न्यूक्लियस अगर है तो 200 का आधा कितना हो जाएगा 100, 200 का आधा कितना हो जाएगा 100 होने में जितना समय लगेगा उस समय को हम लोग, ठीक है, किसी भी नाभिक का हाफ टाइम बोलेंगे, अर्ध आयु बोलेंगे। मेरे बात समझ में आया होगा कि शुरू में जितना नाभिक होगा, ठीक है, उस नाभिक को नष्ट करने का एक फिक्स रेट होगा, फिक्स रेट होने के बाद उस नाभिक को शुरू में जितना था उस नाभिक को आधा होने में जितना समय लगेगा, आधा होने में जितना समय लगेगा 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल जितना समय लगेगा उसी को हम लोग बोलेंगे नाभिक का अर्धवायु, नाभिक का अर्धवायु, आधा होने में जितना समय लगेगा। तो हम एक छोटा एग्जांपल समझते हैं। मान लें तो शुरुआत में मेरे पास कितना नाभिक है, 200 नाभिक है, न्यूक्लियस है। उस 200 न्यूक्लियस में हम लोग हर साल आएंगे और 25 को करके मार देंगे, हर साल आएंगे और 25 को करके क्या कर देंगे, मार देंगे। तो एक साल के बाद कितना बचेगा आपके पास 175, फिर 1 साल के बाद 2 साल के बाद कितना बचेगा आपके पास 150, फिर 3 साल के बाद कितना बचेगा पास 125, फिर 4 साल के बाद कितना बचेगा पास
200, 100, 200 में से 100, तो अभी जब शुरू में कितना था मेरे पास नाभिक 200, अभी कितना बचा मेरे पास 100, तो अभी शुरू से लेकर अभी तक नाभिक में कितना कितना का विघटन हुआ या कितना का क्षय हुआ, तो आधा नाभिक का क्षय हो गया। तो ये जो टाइम है उसी टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, नाभिक का हाफ लाइफ बोलेंगे, नाभिक का न्यूक्लियस का क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ बोलेंगे। अच्छा, इसका रेट क्या था, इसका नाभिक का क्षय होने का दर जो पीछे पड़ गया है वो दर क्या था, वो जो दर था आपको बता दिए कि हर साल 25-25 करके, हर साल 25 पर ईयर 25-25 न्यूक्लियस को क्या करते थे, नष्ट करते थे। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा कि नाभिक का हाफ लाइफ क्या होता है। ठीक है, तो नाभिक का हाफ लाइफ तो समझ गए होंगे, इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के प्रारंभिक नाभिकों की संख्या को आदि होने में, नाभिकों की संख्या को आदि होने में लगे समय को क्या कहते हैं, अर्धवायु कहते हैं। उस पदार्थ का क्या कहते हैं, अर्धवायु कहते हैं। नाभिक को जो नष्ट होगा, क्षय होगा, तो क्षय होने में जो आधा होने में जितना भी समय लगेगा उस समय का हम लोग क्या बोलेंगे, नाभिक का अर्धवायु बोलेंगे। ठीक है, इसको टी ऊपर नीचे 1/2 करके क्या डिनोट किया जाता है, मतलब इस सिंबल से उसको क्या करते हैं हम लोग डिनोट करते हैं। ये आपका अर्धवायु का क्या है, न्यूक्लियस का जो अर्धवायु है या तो न्यूक्लियस का आपका हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ का ये संकेत है, सिंबल है। अब इसका हम लोग सूत्र प्राप्त करते हैं। ठीक है, लॉग के आधार पे हम लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं इसका सूत्र के लिए हमें क्या करना होगा। ठीक है, तो सूत्र आप तो ये बात तो समझ गए कि नाभिक का जो हाफ लाइफ क्या है। अब उसका व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला कैसे प्राप्त करेंगे, तो शुद्ध करने बोलता है ये कभी-कभी 2 नंबर में। तो माना कि किसी प्रारंभिक में नाभिकों की संख्या n नोट है, शुरुआत में जो नाभिक की संख्या क्या मान लिया n नोट है ना, n नोट बोलते हैं इसको। ठीक है, तथा t समय मतलब समय बराबर t, ये वाला हाफ टाइम क्या बोलते हैं, समय बराबर हाफ लाइफ में अविघटित नाभिक की संख्या का कितना बचेगा, शुरू में जितना था उसका आधा, इनके n नोट बाय 2। मैंने बताया ना, अगर हाफ लाइफ की बात करता, हाफ लाइफ में शुरू में जितना नाभिक था उसका आधा हो जाएगा, 100 का आधा, 150 का आधा, 25, इस तरह से n नोट का आधा, n नोट बाय 2, ये वाला अविघटित नाभिक की संख्या आधा क्या हो गया, विघटन हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं फॉर्मूला जो जस्ट अभी पढ़ के आए है ना, पीछे पढ़ के आए वाला फॉर्मूला। ठीक, यहां से फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पे n के जगह कितना, ये जो n है, n की जगह कितना है, n नोट बाय 2, n नोट से n नोट काटते हैं तो मेरे पास कितना बचता है, इतना बचता है। ठीक है, तो अभी ऐसा नहीं, इसके भी अलावा और अलग अलग फॉर्म है जिसको हम लोग देख सकते हैं। आप यहाँ पे उतार लेना अच्छी तरह से। ये जो फॉर्मूला है आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसी का अर्धवायु का एक क्या है, एक मैथमेटिकल का एक व्यंजक है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं अगर, तो देखिए ये जो पावर है, ये पावर क्या, कोई भी पावर अगर माइनस में है उसको नीचे लेकर आएंगे, जैसे आपका एक्स पे पावर यहाँ पे कितना -1 है, इसको नीचे लेकर आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, +1 हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इस पावर को अगर ये जो ई है ऊपर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जब इसको नीचे लेकर आएंगे तो इसका पावर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ई पे पावर डेल्टा लेमडा टी हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्रॉस गुना करते हैं, अगर इसके साथ इसको इसके साथ, तो गुना करने के बाद इतना मिलता है। अब इतना मिलने के बाद हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो कौन सा लॉग मिलेगा, हमें एक नेचुरल लॉग मिलेगा। कौन सा लॉग मिलेगा, नेचुरल लॉग। पहले से इसका ई व्यास क्या है, ई, और लॉग का फंक्शन भी क्या हो जाएगा, ई। तो लॉग लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉग का एक प्रॉपर्टीज ये भी है। ठीक है, यहाँ पे लॉग अगर एक्स अगर है, इसका पावर m है, तो यहाँ पे m इंटू लॉग क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, m इंटू लॉग x लिख सकते हैं। ये आपका गुना में यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये जब का लॉग है e टू द पावर क्या ई है, और लॉग का आधार भी ये है और ये है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, क्यों कोई भी लॉग का अगर फंक्शन, किसी भी लॉग का फंक्शन और उसका आधार दोनों बराबर हो जाए तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये सब आपको लॉग में ही पढ़ा दिया था, लॉग चैप्टर जब पढ़ाए थे 11th क्लास में या 12th क्लास में, तो उससे आपको पढ़ा दिया गया था। ये जो लॉग किसी भी लॉग का आधार और व्यास फंक्शन दोनों बराबर हो जाए, आधार और फंक्शन, यहाँ पे अगर मान चले x है, यहाँ भी x है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। किसी भी लॉग में अगर आधार और फंक्शन बराबर हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा आपका, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ पे जैसे गुना में आ गया, अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80 के जगह पे हाफ लाइफ का सिंबल को डाल देंगे या लेमडा डाल देंगे, इसका वैल्यू 1। और लॉग 2 का जो वैल्यू होता है, नेचुरल लॉग का 2 का जो वैल्यू होता है, रटना पड़ेगा, आप केमिस्ट्री में कहीं पढ़े होंगे शायद। ठीक है,
नहीं तो आप रट्टा मान लीजिएगा। log 2 का वैल्यू इतना होता है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ से इसका मान निकाल सकते हैं। लेमडा बराबर कितना निकल के आ जाएगा, लेमडा निकल सकते हैं 8, हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, अर्ध आयु का टाइम पीरियड है ना, तो कितना आ जाएगा बराबर 0.693 अपॉन 0.693 अपॉन लेमडा आ जाएगा। तो ये आपका अर्ध आयु का, ठीक है, अर्ध आयु का मान है। डायरेक्टली ऑब्जेक्ट में पूछेगा या तो 2 नंबर में आपको पूरा इस तरह से बनाने के दे देगा, आप बना लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से। ये एक भी क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये भी थोड़ा समझ लीजिए हम लोग, किसी रिलेटिव पदार्थ के अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक एक दूसरे क्या होता है, व्युत्क्रम कर्मानुपाती होता है। अर्ध आयु और क्षय नियतांक, अर्ध आयु ठीक है और क्षय नियतांक, यानी कि आपका टी जो है ना, टी अपने ये क्या होगा आपका व्युत्क्रम कर्मानुपाती होता है, व्युत्क्रम कर्मानुपाती होता है, ठीक है। ये भी कभी कभी आगे में पूछेगा, आप उसको उतार सकते हैं, देख लीजिएगा। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पीछे का भी जितना चीजें है अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो लिख सकते हैं। और आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आज का वीडियो उसी को समझ में आया होगा जिसके पास लॉग का इंफॉर्मेशन था। लॉग कभी कभी 12th क्लास में आ जाता है, किसी किसी चैप्टर में, जैसे आपका कैपेसिटर में आया था, अब यहाँ पे थोड़ा एक दिन के लिए आएगा, केमिस्ट्री में कहीं आया था, 11th में भी कुछ लॉग का प्रॉपर्टीज वाला था। तो जो लॉग पढ़ा होगा उसको समझ में आया होगा, और मैथमेटिकल चीज है, और जो मैथ का बच्चा है तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, आसानी से बनाया होगा। लेकिन फिर भी आप कोशिश करना इस चीज को समझने का और उतारने का, क्योंकि ये चीज बहुत भिबिया है जो बार बार पूछता है ये आपका बीआर बोर्ड में 12th क्लास में। तो आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं, अगला वीडियो के लिए मेरा इंतजार करेंगे और हम लोग अगला फिर नया टॉपिक इस पर लेकर वीडियो बनाएंगे। अगर आप इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।